हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में यूनिट 2 खत्म कर लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करने का प्लान किया था दैट वाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एक अच्छी बात बताऊंगा, बुरी बात तो नहीं है। वैसे मैं बोलने वाला था कि अच्छी अगर बुरी बात बताऊंगा, पर बुरी अच्छी बात है सिर्फ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन दोनों किया था। और यूनिट 3 में जो हमने करना है, और वो सेम ही है यूनिट 1 से, बस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ नए चीज़ है और एनालाइजिंग में हम कुछ नए ट्रेंड्स के बारे में सीखेंगे। बाकी कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉर्म्स दोनों सेम चीज़ होते हैं, दोनों टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमने ऑलरेडी टाइप डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम फिर से एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है नहीं करने वाले, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि दोनों सेम चीज होती है। आप बस कंफ्यूज मत होना कि फॉर्म्स और टाइप्स में क्या अंतर है, दोनों सेम ही होते हैं। फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल सेम थिंग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स सबसे पहले शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट, ओके सॉरी। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So the financial statements, the first component, the well known, the master, okay, the balance sheet. So we have all studied the name of the balance sheet. क्वाइट पॉपुलर। बैलेंस शीट क्या होता है हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, उससे पिछले क्लास में डिस्कस किया था। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट और अ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन is also known as statement of financial position. Okay, balance sheet is also known as statement of financial position. The balance sheet reports the business's financial position at a specific point in time. Okay, सो बैलेंस शीट की डेफिनेशन है कि बैलेंस शीट क्या होती है। बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द बैलेंस शीट रिपोर्ट्स टू द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एक इंडस्ट्री की या एक ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी प्रोडक्शन की, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, बाय एनालाइजिंग तीन चीज हमने डिस्कस किया था: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। एनालाइजिंग दिस थ्री थिंग्स, उसकी हम फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाए, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ओके, दिस ऑल स्टडीड। क्या होता है, हमने बैलेंस शीट भी देखा था पिछले फर्स्ट क्लास में कि बैलेंस शीट दिखती कैसे है और उसे सॉल्व कैसे किया गया था। सो इट रिफ्लेक्ट्स द ओन। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि ओनरशिप की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है बिजनेस में, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि इसके प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। एसेट्स इज अ थिंग कि लाइक अपने कंपनीज के पास, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास पास एसेट्स कितने हैं और उसके पास लाइक व्हाट आई से रिसोर्सेज कितने हैं। यस, liabilities means the same thing, like liabilities is payable within a year or concurrent liabilities uh, fall under a category like this. Lenders, फिर creditors के बारे में हमने पढ़ा था liabilities में। Next thing is income statement. First was like balance sheets and दूसरा was income statement. So income statements is basically a profit and loss statement, nothing else. It summarizes the company's revenue, expenses and net income over a specific period of time. We have all discussed this. ये कब कब होता है? Okay, so income statements we have studied, like it is called the profit and loss statement. It summarizes a company's revenue, expenses, and the net annual income, or it can be annual income or over a specific period of time. It can be quarter also, like 6 months, 4 months. It can also. So it helps in what does it help? It helps in profitability and operational performance. Okay, so income statement done. Next is statement of changing in equity. So अगर हम इक्विटी में चेंज करते हैं, so if the in is this statement tracks changes in equity during a period, it includes that item like share capital, retained earnings and other comprehensive incomes. कि में अगर कुछ चेंज आता है तो फिर उसके चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। लाइक इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू इनटू हाउ इक्विटी evolves due to variation in transactions. Okay, नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये सब हमने डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज द टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज उस पर डिपेंड करती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है कैश फ्लो में, जितना कैश अंदर जा रहा है उतना कैश बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैनेजमेंट करने के लिए लिक्विडिटी ऑफ कैश के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या होता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। ये सब चीजें इज द फॉर्म्स और टाइप्स और what is that forms, types and content of financial statements
nothing else. Okay. Now let's these components together offers a holistic understanding of company's financial situation. Yes. So next let's talk about the analyzing and interpreting like financial statements. Okay. So financial statements को analyze करते हैं चलो. Okay, then started. So the first is horizontal analysis and second is vertical analysis and third is the ratio analysis. तीन चीजें होती है, अच्छा चार चीजें होती है, DuPont एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव फैक्टर्स एनालिसिस। तो पांच चीजें होती है टोटल। आप पांच को पहले दिमाग में बैठा लो, फिर हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेशियो के साथ। नेक्स्ट इज डू पॉइंट, यानी कि डुअल पॉइंट भी बोल सकते हो। डू पॉइंट, पॉइंट नहीं, डू पॉइंट एनालिसिस, किसी का नाम होगा शायद डू पॉइंट, या कुछ सिंबलाइज करता होगा डू पॉइंट, उस नाम था एनालिसिस का, तो डू पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके, सो इससे पहले, क्योंकि आप, मुझे पता है कि 75% लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, तो मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपके पास एक ग्राफ है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो जनरली ये होता है हॉरिजॉन्टल, जनरली नहीं मतलब बेसिकली यही होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल का मीन्स में क्या होता है, हम एक्चुअली जब हम ईयर्स पे बात करें कि एक फाइनेंशियल डेटा का मल्टीपल पीरियड्स में क्या, मतलब कंपनी की, मान लो कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एक कंपनी में ईयर्स में मतलब पिछले साल की रेवेन्यू, इस साल की रेवेन्यू, इस साल की रेवेन्यू में क्या ग्रोथ आया है। तो जब हम उसमें टाइम किससे कंपैरिजन करते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं। जब हम ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं, दिस इज द वर्ड, जब हम ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं तब हम लोग हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं। पर जब हम लोग साइज की एनालिसिस करते हैं, कॉमन साइज की एनालिसिस, तब हम लोग वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स दिस, इसका यूज करते हैं। ओके, लेट्स चलो एक बार रीड करते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। So horizontal analysis means they compare financial data over multiple periods, that is years, to identify the trend. अगर हमें एक बार ट्रेंड समझ में आ गया, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कभी स्टॉक ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उठेगा। तो ये एक पॉइंट है, जब जब इसकी इसका जब ये फॉल किया है तब ये रेस भी करेगा। तो एक पॉइंट के बाद हम इसे ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस को। तो ये ट्रेंड की जो एल्गोरिदम हमने बनाई, जो बनी पड़ी है कि जब नीचे, जब ये फॉल करेगा तो ये अप होगा, ये कैसे बनी है? ये बनी है बहुत सारी फॉलो, मतलब बहुत सारे ट्रेंड्स को देखते हुए कि मार्केट के सालों साल रिसर्च किया गया है कि मार्केट जब नीचे जाता है तो एक पॉइंट के बाद ऊपर आता है। तो ये सब ट्रेंड्स के थ्रू, ट्रेंड के एनालिसिस के थ्रू हमें डेटा समझ में आया कि हाँ मार्केट का ये बिहेवियर है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स us us to incorporate, like to understand the behavior of the market। तभी तो हम एक सही फैसला ले सकते हैं, to make us a desirable decision, to spotting the patterns, to predict the future performance exactly। Okay, so in calculating percentage change in line items, revenue, net income, to access growth at deadline, okay, like compares financial data over multiple periods of time, useful for, yes, done। So this is the horizontal analysis, the trend analysis। Next, let's move to the vertical analysis. What is vertical analysis? Okay, so vertical analysis, the name suggests, it's a common size statement. It expresses each line item as a percentage of a base, usually total revenue और total assets इसमें देखते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी में कितने assets है, तो ये assets रहेगा यहाँ पर, assets, और यहाँ पर assets के साथ साथ हम revenue भी बोल सकते हैं, revenue या assets, और यहाँ पर टाइम बोल देते हैं जनरली। तो इससे क्या होता है कि टाइम बढ़ता रहता है, और एसिड्स, लेट्स सपोज टाइम जीरो पे एसिड्स हमारे पास मैक्सिमम थे, और जैसे जैसे टाइम हमारे पास कम होता गया तो हमारे पास एसिड्स की क्वांटिटी कम हुई, फिर अचानक से बढ़ने भी लगी। तो ये एक एनालिसिस है जो शो कर रहा है कि टाइम तो ऑलवेज रन कर रहा है, और टाइम हमेशा कभी नहीं रुक रहा, लेकिन एसिड्स कभी रुक रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। दिस इज द थिंग। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये फर्क होता है। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या बोलता है? एक वर्टिकल एनालिसिस एक्सप्रेसेस ईच लाइन, ये तो हो चुका है, helps in understanding the composition and expenses for a profitability or asset structure, or okay, useful for comparing companies of different sizes। Okay, done। Let's move to the next thing, like ratio analysis। Okay, the third is ratio analysis। तो हमने ये भी पढ़ा था रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो हमने बहुत सारे रेशियोज के बारे में पढ़े थे। रेशियोज प्रोवाइड एन insights into various aspects of company's financial health। Okay, so the first is liquidity ratio measures। हमने इसमें शार्क टैंक का एग्जांपल दिया था कि शार्क टैंक से नहीं, जो पिचर्स होते हैं उनसे शार्क्स पूछते हैं कि आपके बैंक में कितने पैसा है, यानी कि आपने कितना बर्न किया है,
आपके पास कितना कैश पड़ा है, दैट्स आस्किंग अबाउट लिक्विडिटी रेशियो कि आपके पास कितना लिक्विड कैश पड़ा है जिसको आप एक्सपेंस कर सकते हो मार्केटिंग में या किसी भी चीज़ों में आगे में अपनी स्टॉक खरीदने में एक्सेट्रा। तो लिक्विड रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ करंट रेशियो तो क्विक रेशियो, दो चीज़ें होती है इसमें। करंट रेशियो कितनी है और क्विक रेशियो में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इंक्लूड नहीं करते, बाकी लिक्विडिटी रेशियो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो भी इवेलुएट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, मार्जिन कितना था। फिर लिवरेजिंग रेशियो, इट मींस एग्जामिन डेप्थ लेवल कि आपके जो डेप्थ है उसके लेवल क्या है, डेप्थ। नेक्स्ट इज मार्केट रेशियोज, लाइक रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट कि अभी मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टर्स मतलब किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। जैसे एक टाइम पे मैं बहुत ट्रेंड नहीं हो गया था 2021 टू 2022 के बीच में या 27 टू 23 के बीच में ब्लॉकचेन वेब 3 की ट्रेंडिंग हो गई थी। अभी भी है लेकिन अब उतना नहीं है जितना उस समय था, अभी फिर से हाइप आने के चांसेस है। तो वो मार्केट रेशियो से होता है, मार्केट रेशियो के उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया था वेब 3 का, इसीलिए उसमें मार्केट जो जो ट्रेंड है वो वेब 3 का ट्रेंड आ गया था। सो इट्स ऑल अबाउट अकाउंट्स। अगर आपको अकाउंट्स पता है तो दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है आपके यहाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेके हर चीज़ में अकाउंट्स है। तो वेब 3 के उसमें भी रीज़न है कि क्यों हुआ था वेब 3 का। अभी जैसे रिसेशन हो रहा है तो रिसेशन भी मार्केट रेशियो की वजह से ही हो रहा है। दिस इज द थिंग। नाउ इट इज व्हाट इज डू पॉइंट। सो डू पॉइंट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, कि अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो आपके पास इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी किस मतलब किस किस फैक्टर्स में आ रहा है आपके पास, बेसिकली ये मीनिंग है। तो फर्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लिवरेज। बेसिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आप बेच तो रहे हो सारे सामान, मतलब लाइक सब बेच, समझ लो ऐसा कि आप अ, अपनी सर्विसेज बेच रहे हो या अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, पर आपके पास आप उससे कुछ कमा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। आपको बनाने में ही 100 रुपये लग रहा है और 95 में आप बेच दे रहे हो, तो 5 रुपये कमा रहे हो बस। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो दिस इज द थिंग कि आप उसके बहुत कम कमा रहे हो, तो ये भी जरूरी होता है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप डिसेंट सेट करो। ये 2 पॉइंट एनालिसिस के थ्रू आप कर सकते हो। मार्केट स्टडी करोगे तो कितने बाकी कॉम्पिटिटर्स को कितने बेच रहे हो, उसके थ्रू आप प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। एसेट्स टर्नओवर, अपने एसेट्स को टर्नओवर करना, फाइनेंशियल अपनी फाइनेंशियल या डेब्ट्स को मैनेज करना, उसको मैग्नीफाई करना, रिटर्न्स को, और प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट इज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक क्वालिटेटिव फैक्टर। सो अभी तक हमने जो भी बात किया वो क्वांटिटेटिव पे बात किया कि क्वांटिटी, पर बट क्वालिटी भी तो एक चीज होती है। क्वालिटेटिव फैक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स लाइक इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मैनेजमेंट लाइक क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड रेगुलर इन्वायरमेंट। सो दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट्स द कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप क्वालिटी सही रखोगे तो आपका शुरू में हो सकता है आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो, पर वो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा करेगा। आपके कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने क्वालिटी फैक्टर को कभी नीचे नहीं छोड़ती, कभी पीछे नहीं छोड़ती। वो हमेशा अपनी क्वालिटीज पे, क्वालिटी फैक्टर पे स्ट्रांग रहती है। बाकी उनका अगर प्रॉफिट मार्जिन कम भी है तो वो टाइम के साथ साथ उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, और उनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो भी कम होती है क्वालिटी फैक्टर भी की वजह से। So it helps in combining qualitative and quantitative, both quantitative and qualitative analysis leads to a better decision making. तो इन सबसे हमने यही सीखा कि जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, दोनों के इनसाइट्स अगर हम यूज करें अपने अकाउंटिंग में, अपने एनालिसिस में, तो हम एक बेटर डिसीजन मेकिंग के थ्रू जा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज क्वाइट सिंपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? बेसिकली इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये बहुत सिंपल है। बेसिकली ये एक पॉलिसी है एक रिटन पॉलिसी है। American accounting standards are the written policies issued by the expert accounting bodies like government and regulating bodies. ये इससे issued होता है। They cover aspects like recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of accounting transaction, financial statements। ये सारी चीजें ये accounting standards के through होने चाहिए। कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली अगर आप कोई कंपनी में अकाउंटिंग हो रहा है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आपकी मैन आंसर शीट होती है एग्जाम्स में, वो आंसर शीट अगर आपकी चेक हो रही है, एग्जामिनर आपको 10 नंबर में से 7 दे रहा है,
तो कुछ किस बेसिस में काट रहा है, उसके साथ उसके मार्किंग मार्किंग स्कीम भी होती है, उसके थ्रू वो रेफरेंस के थ्रू देगा, तो वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, वो रेफरेंस के थ्रू ही काटता है, हालांकि अपने मन से ही काटते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर वो तो बात की बात है, पर एक रेफरेंस के थ्रू बहुत जरूरी है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है कि इस स्टैंडर्ड पे ही नंबर कितने दिए जाएंगे। पर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये करने की जरूरत क्या थी? सो द फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। तो इट क्रिएट्स रियली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, क्या आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, देख लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो फिर आपको भरोसा है कि ये जो जो भी हो रहा है, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होगी, जो उन्होंने रूल्स दिखाया, जो मैंने पढ़ा है, उन्हीं के मतलब उन्हीं के साथ हो रही होंगी, यानी कि द क्वालिटी चेकअप के आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, इट एनहांसेस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिबिलिटी, तो हम स्टैंडर्ड मतलब मीनिंगफुल कंपैरिजंस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, बेसिकली कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्डाइज पॉलिसी होती है प्रमोशन, एक कंसिस्टेंसी ओवर टाइम आ ही जाएगी। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हमने स्टडी किया, और क्वांटिटेटिव भी होती है, दोनों होती है। Next, the third point is Indian accounting standards like Indian AS, जो भी इसको बोलते हैं IND-AS. So notified under Companies Act 2020 13, coverage with International Financial Report Standard IFRS, जिसका बारे में शायद इसी क्लास नहीं पिछली क्लास में डिस्कस किया था. Like they considered Indian economics and legal environment while aiming the global alignment. So इस एक्ट के थ्रू ये क्या हुआ था कि जो लीगल इन्वायरमेंट, जो एक इंडियन इकोनॉमिक्स थी, उसे लीगल इन्वायरमेंट में मतलब ग्लोबली बेसिकली पॉपुलर हुआ था। तो इसके थ्रू शायद कुछ तो इसमें स्टैंडर्ड बना गया था कि ये जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आए थे बहुत सारे इस एक्ट में 2013 में। इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये IND-AS के साथ मतलब बेसिकली मीटिंग की थी, और उसमें इंडिया की जो अकाउंटिंग रिपोर्ट थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस अभी भी वैलिड है। दिस इज द थिंग। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो चुका है, एंड वी हैव स्टडीड यूनिट 3। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 और उसके नेक्स्ट क्लास में यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर आपको पता है, लाइक करना है आपको, और सब्सक्राइब करना है आपको, सही में ऐसी और कंटेंट चाहिए तो। So thank you and have a nice day. Let's meet to the next some other videos, the other lecture. Have a nice day. Bye.